तमाम व्यूअर्स को सत श्री अकाल, नमस्ते और सलाम। एंडी खान वॉइसेस ओवरसीज की एक और एपिसोड के साथ आपके सामने। मेरे साथ हैं समर सूद, रिटायर्ड मेजर फ्रॉम इंडियन आर्मी। व्यूअर्स, न्यूज़ बहुत आती है और एक दिन में कोई 10-10, 15-15 एजेंडे होते हैं जिसके ऊपर कॉन्स्टेंटली न्यूज़ आ रही होती है और हमें उसमें से पिक करना पड़ता है वो कि आने वाली दुनिया को हम कैसे देखते हैं, आने वाले वक्त को हम कैसे देखते हैं, दुनिया के इस वक्त जो हालात हैं ये किस तरफ जा रहे हैं और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या होगा। टू पिक दैट आउट वी हैव टू पिक सर्टेन न्यूज सो वी कैन डिस्कस। एक परसेप्शन बिल्ड हुआ था जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब इलेक्शन जीते थे कि आने वाली दुनिया के अंदर सिर्फ 2 सुपर पावर होंगे, एक अमेरिका और दूसरा रूस, और दुनिया के बाकी तमाम ममालिक, सारे के सारे कॉन्टिनेंट उनका प्ले ग्राउंड होंगे और वो दुनिया के रिसोर्सेज को जिस तरह चाहेंगे कंट्रोल करेंगे। और इसीलिए आपको अमेरिका के सदारती इलेक्शन के अंदर और बाकी तमाम मामलात के अंदर डोनाल्ड ट्रंप साहब की गुफ्तगू के अंदर आपको मुस्तकिल चाइना 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 सुनाई देता रहा। मगर दुनिया बदल रही है, वक्त बदल रहा है और दुनिया के ये तमाम ममालिक, ये सारे प्लेयर, ये अपने अपने वक्त के साथ अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करते हैं। कुछ दिन पहले हमारी नज़र से एक न्यूज़ गुजरी जो हम अभी आपके साथ शेयर करेंगे, मगर उससे पहले मेरे इस इब्तदाइये के ऊपर व्यूज़ लेते हैं समर सूद साहब के। जी मेजर साहब, डू यू सर सी अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कमिंग? सर इट इज ऑलरेडी आई थिंक जो ब्लूप्रिंट है व्हाट ब्लूप्रिंट जो चाइना ढूंढ रहा था आई थिंक उसका जो ओरिजिनेशन है, जो उसकी शुरुआत है, वो मुझे लग रहा है कि यूक्रेन वॉर से शुरू हुआ है। क्योंकि यूक्रेन ने इतनी ज्यादा रिसोर्सेज और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की आधी रिसोर्सेज तो इसराइल खींच रहा है और आधी यूक्रेन ने कसर नहीं छोड़ी कि इसराइल को भी शायद आर्टिलरी शेल मना कर दिए यूएसए ने, बोला ये यूक्रेन जाएंगे। तो आप सोचें कि कितना ज्यादा फोकस समर, पूरा का पूरा यूक्रेन खींच चुका है ऑफ द यूनाइटेड लेट मी स्टेट्स एंड द नेटो। इंटरजेक्ट ओवर हियर। आपने कहा कि यूक्रेन वॉर से, या बेसिकली ये लड़ाई शुरू हुई कोविड से? सर आई थिंक सर देखिए ये जस्ट कनेक्ट द डॉट्स। कोविड की वुहान लैब की फंडिंग यूएसए से हो रही थी ऑल्सो। नहीं तो कोविड It तो wasn't entirely Chinese money. It was समर American money also. समर लेट मी इंटरजेक्ट अगेन। एक पेटेंट फाइल हुआ है अमेरिका के अंदर, बहुत पुराना है, पीर ब्राइट इंस्टीट्यूट, जिसकी फंडिंग जो है वो बिल गेट्स एंड लिंडा गेट्स, ये 2 शख्सियात करती रही। हाँ, ये फाउंडेशन है। हाँ कोरोना वायरस के पहले पेटेंट तो वहां से फाइल हुए, इंजीनियरिंग तो वहां से शुरू हुई, तो वुहान लैब्स क्यों? सर, मैं आपको एक चीज बताऊं, इस पूरे डिबैकल में फाइजर के साइंटिस्ट, बिल गेट्स फाउंडेशन एंड फार्मा इंडस्ट्री के टाइकून्स along with deep state of USA. It can be the Rothschild or the deep state of USA which were involved to a large extent. I will tell you why. Why is it कि कोरोना के ब्रेकआउट से पहले हूबहू मूवीज आ गई थी which was exactly projecting how the virus will outbreak and how it will spread. I think there is a movie called Contagion. Contagion movie समथिंग लाइक दैट, बहुत साल पहले
It was already out by Hollywood. It was there. और आई थिंक अगर आप वो मूवी का स्क्रिप्ट चेक करोगे, देर इज नथिंग बियॉन्ड आउट ऑफ सिलेबस और आउट ऑफ स्क्रिप्ट जो एक्चुअल में हुआ है। जो कंटेजियन मूवी में जो दिखाया गया है वो एग्जैक्टली विदाउट एनी आयोटा ऑफ डाउट कॉपी पेस्ट किया गया है इन रियलिटी। ये बैट से फैला, ये फिर मार्केट में फैला, मार्केट से फिर हॉस्पिटल, वहां पे जिस डॉक्टर ने कॉल आउट करने की कोशिश की उसको गायब कर दिया गया। ये 27 नवंबर 2019 को शायद कॉल आउट किया गया था कि यहाँ पे वायरस फैल रहा है। एंड 2020 आई थिंक फरवरी में ट्रम्प की विजिट थी इंडिया। आई थिंक वो उसकी लास्ट फॉरेन विजिट थी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प की, जो अहमदाबाद आए थे। और फिर शुरू हुआ कोविड के दौरान, कोविड के लॉकडाउन से पहले फरवरी में रशिया गोज टू वॉर विद यूक्रेन एंड देन मार्च 15 या 16 मार्च को 2020 को लॉकडाउन का अनाउंसमेंट हो जाता। Unfortunate, I'm trying to find that patent now, that I can give people at least a patent number that they can look for. ये किसने अप्लाई किया था सर पेटेंट नंबर? द बिल गेट्स ये फाउंडेशन। पीर राइट इंस्टीट्यूट, जिसकी फंडिंग बिल गेट्स करता है। देयर इज अ वेरी डीप कनेक्शन सर, देयर इज अ वेरी डीप कनेक्शन। आप एप्स्टीन फाइल्स पे आ जाओ। देखिए, समर द वे आई सी इट, जिस वक्त कोविड आया, ये स्ट्रेटजीज उस वक्त डेवलप करनी शुरू की इन तमाम पावरफुल कंट्रीज ने कि आफ्टर कोविड व्हाट वर्ल्ड दे वांट टू सी, और सब अपना अपना एक नक्शा बना रहे थे, सब अपनी अपनी एक तस्वीर बना रहे थे, द दे वांटेड, द वे दे वांटेड टू सी इट। और फिर उसके बाद एक्चुअली अमेरिका चाइना रिफ्ट हमें वहां से नजर आनी शुरू होती है, जब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने चाइना वायरस चाइना वायरस चाइना वायरस चाइना वायरस चाइना वायरस करना शुरू कर दिया। झूठ तो ओपनली 100 बार बोलने से वो सच नहीं हो जाता, रहता वो झूठ ही है। एंड दैट्स व्हाट एग्जैक्टली वाज गोइंग ऑन। फिर ये दूसरी दफा जब इलेक्ट हुए तो इनका परसेप्शन ये था कि दुनिया में सिर्फ 2 सुपर पावर होंगे, मैं होऊंगा, और क्योंकि ये पुतिन के लिए अक्सर और बेशतर ये कहते रहे कि ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, एंड दैट फ्रेंडशिप इज नॉट वर्किंग एनीमोर। The way the world sees it now, he is not getting along with Putin anymore, because Putin is not backing down on the Ukrainian issue. He wanted to go for Russia to go for a ceasefire, not happening. He wanted Netanyahu to go for a ceasefire, and I don't see it happening either. It's not going to happen. So basically, what we see now in the larger picture, we see a Russia-China nexus. आपने ये देखा कि अमेरिका ने एक अटैक किया ईरान के ऊपर, और दोनों मुल्क कैसे उसकी मदद को पहुंचे हैं। उसे J-10C भी मिल गए, उसे Su-35 भी मिल रहे हैं उसी ईरान को। अब उसकी एयरफोर्स बिल्ड की जा रही है। 2020 में 400 बिलियन डॉलर की डील भी तो हुई है चाइना ईरान की। मगर समर, इस बीच में ना एक बड़ी खतरनाक न्यूज आई जिसे हम नहीं देख रहे, एंड वी नीड टू सी इट, एंड आई हैव शेयर्ड इट विद यू। मगर व्यूअर्स के लिए यहाँ दिखाना बहुत जरूरी है कि मैं उन्हें दिखाऊं कि हम किस न्यूज की बात कर रहे हैं। इस हेडलाइन को जरा पढ़िए गौर से। चाइना says it is willing to take lead in signing Southeast Asian Nuclear Weapon-Free Zone Treaty. अच्छा, नीचे जाके आसियान कंट्रीज के नाम लिए जा रहे हैं और बहुत कुछ किया जा रहा है, मगर ये साउथ ईस्ट एशिया में कौन से मुल्क आते हैं?
टोटल 3 कंट्रीज़ हैं साउथ ईस्ट एशिया के रीजन के अंदर, जिसके अंदर इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है। इन 3 मुल्कों को डीन्यूक्लियराइज़ करने की बात कर रहा है चाइना, कि यहाँ न्यूक्लियराइज़ेशन नहीं होने दूँगा। मगर उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर ईरान एटम बम बनाता है। हाउ डू यू सी दिस? डबल स्टैंडर्ड्स। बिकॉज वो चाइना का एक हुक्म का इक्का होगा। इट अच्छा, विल ये बी। हाँ न्यूज़ भी बड़ी रेपुटेबल एजेंसी रॉयटर्स से आ रही है। रॉयटर्स, हाँ, कि मलेशिया सेड चाइना एंड रशिया हैव अग्रीड to become signatories to the Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone Treaty called जी। SEANWFZ. While the US is currently reviewing the treaty before signing, Malaysia's state media reported. अब मलेशिया बीच में कहां से आया, किसने उसे एंकर का कॉन्ट्रैक्ट दिया, आई एम नॉट अवेयर सर, बट दिस हैज हैपेंड on 3rd of So, but July the way I see it, 2025. ये रिएक्शन है डोनाल्ड ट्रंप साहब के उस स्टेटमेंट का कि वी कैन नेवर अलाउ ईरान टू बिल्ड अ न्यूक्लियर बॉम्ब। ये उसका रिएक्शन है। अब चाइना ये बता रहा है कि नो, यू आर नॉट दी ओनली वन इन दिस गेम, आई एम ऑल्सो अ प्लेयर। तुम और अपने जिन इलाके मुल्कों में के बॉस साथ, हो। जिन मुल्कों के साथ आपके अलायंसेस हैं, नाउ वी आर गोइंग टू गो आफ्टर देयर डीन्यूक्लियराइजेशन। You see it that way or no? Sir, it is like distribution of the world in two halves. And actually, yes, two halves. Chinese axis and the American axis. Chinese and Russian axis with, and on the other side, the American axis. American and the NATO axis. इसी बीच में अब आपकी जो यूक्रेन वॉर है उसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक बड़ी अजीबोगरीब सी स्टेटमेंट दी है कि आप हमसे वेपन खरीदे, आगे आप वो, और ये ईयू को कह रहे हैं, वो यूरोपियन यूनियन, कि अमेरिका से वेपन खरीदो, उसके बाद अगर तुम्हें यूक्रेन को देना है दे दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। एंड आई थिंक वी ऑल नो कि पुतिन का उसके ऊपर स्टैंस क्या है कि अगर अमेरिकन वेपन यूक्रेन पहुंचे, he will hit back really hard, and that means we know कि what hit back hard means. He will go for the nuclear option। जो बंदा एक फ्यूनरल के ऊपर न्यूक्लियर फुटबॉल अपने हाथ में लेके चला गया था, आप उस बंदे से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो न्यूक्लियर ऑप्शन के ऊपर नहीं जाएगा? मतलब सर, तुलसी गाबार्ड, a senior politician, statement is that Iran could produce nuclear weapon within weeks, as told on 21st of June 2025. 21 जून अभी। And this statement has been declared as a wrong statement. मतलब आप सोचें कि एक प्रेसिडेंशियल डिपार्टमेंट की इतनी सीनियर ऑफिशियल जब कोई ऐसी स्टेटमेंट देती है, हु इज हेड ऑफ इंटेलिजेंस एंड एवरीथिंग, एंड टू डाउन प्ले द सीरियसनेस ऑफ द स्टेटमेंट, प्रेसिडेंट ट्रंप आके इंटरवीन करके कहते हैं ओवर रूल्ड, नथिंग डूइंग, रॉन्ग, इनकरेक्ट, जो मैं बोल रहा हूं वो फाइनल है, इसकी बात में कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। आई मीन, इज इट अ जोक गोइंग ऑन दैट you are actually downsizing, or you are That's how you know who have downgrading the, your own highest official's credibility exactly, in front that's of the what tells world. you, that's how you figure out कि who have the stronger lobby. Either the American politicians have a stronger lobby or Netanyahu have a stronger lobby. Any day, Netanyahu. Any day, sir. Any day. I mean, this is the first disagreement, a public disagreement ever. And मतलब हद ही हो गई। Really bad one.
एक्चुअली अ रियली बैड वन। न्यूज़ इसके अलावा भी है समर। न्यूज़ ये है कि उसके बाद जर्मनी ब्लेम्स चाइनीज वॉरशिप फॉर लेजर अटैक ऑन द एयरक्राफ्ट इन द मिडल ईस्ट। और ये कहां से आ रहा है? यूएस नेवल इंस्टीट्यूट USNI इज शेयरिंग दिस न्यूज। Germany blames Chinese warship laser attack. And China का base कहाँ है सर? I have been to that base. It's called Djibouti, Gulf of Yep. Aden. ये वहां की बात है ये। So the third player actually is in the play now. Is there any stopping China? I doubt, sir. There is no looking back. I think, sir, it is, sir, its capacity to build 270 ships, frigates in 1 year is not a joke. I was coming to it. हाँ, 232. Yes, I Alliance correct for my figure. American Manufacturing is saying China's shipbuilding capacity is 232 times greater than that of the United States. इतने शिप तो अमेरिका नहीं बना सकता, इतनी चाइना बना सकता। It is a matter of great concern, sir, and US is to blame. नहीं, एक्चुअली ये सिर्फ शिप्स तक है क्या बात? Is it only up to the ships? Sir, Land vehicles, aircraft, aren't they? Isn't their capacity even way higher than the ship? it is, sir, but देखो, how will you dominate the world? By sea. ट्रेड 90% वर्ल्ड का कहां से होता है? सी। एयर से तो फिर भी आप मैनेज कर लोगे जैसे तैसे, बट दैट इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू द रेशियो ऑफ शिप्स ट्रेडिंग विद द गुड्स। इट इज ऑल डिपेंडेंट ऑन सी रूट, एंड उसको आज कौन डोमिनेट कर रहा है? चाइना। एटलीस्ट साउथ ईस्ट एशिया इट इज डोमिनेट। लेट अस नॉट बी इन डाउट, इट इज अंडर चेक इन द मलाका स्ट्रेट बाय सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, इन सबके दिल धड़क रहे हैं। ठीक है सर। म्यांमार का जो कोको आइलैंड्स, इट इज स्पेक्यूलेटेड दैट म्यांमार हैज actually given the Coco Islands on lease to China, and there it is the Chinese military personnel who are donning the Myanmar army's uniform and managing the airstrip at Coco Islands, which is 45 kilometers north of Andaman and Nicobar Islands. And it is at the mouth of अभी आप थोड़ी देर Malacca पहले बात Strait. कर रहे थे, अभी थोड़ी देर पहले आप बात कर रहे थे जिबूटी की। ये आता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर। Yes. मेरा ख्याल सारे ही वहां बैठे हुए हैं। अमेरिका भी बैठा हुआ है, चाइना भी बैठा हुआ है, 90% वही है सर। रशिया भी बैठा हुआ है, फ्रांस वहां मौजूद है, यूके की भी प्रेजेंस है वहां पे। एवरी सुपर पावर इज अराउंड द हॉर्न ऑफ अफ्रीका, क्योंकि वहां से ठीक ठाक एक शिप राउट है जहां से बहुत ट्रेड शिप्स गुजरते हैं, फ्रेट शिप्स गुजर रहे हैं वहां से, तो वहां ये सब मौजूद है। और एक बड़ा अजीब सा सिनेरियो है, एक बहुत पुराना आर्टिकल है, जैसे मैं पुल करने लगा हूं। लेट्स लुक एट दिस। ये प्रिंट हो रहा है 2014 के अंदर, आज से को 11 साल पहले, almost 11 years ago. How Iran helped the United States and 9 other facts about Iran and Afghanistan. ये मेरा ख्याल मैंने आपने दोनों ने पढ़ा हुआ है। यस। बीबीसी की एक रिपोर्टर ने इसको लिखा था, हमने तो इसको ईरान वार से उठाया, ये बीबीसी से भी आया हुआ है। आपको लगता है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका की तरह से ईरान आल्सो हैव द सेम पोजीशन व्हेन इट कम्स टू मिडिल ईस्ट एंड पर्शियन गल्फ? सर मैं आपको
चाइना की भी उनके साथ अलायंस है, रशिया भी उनकी हेल्प के लिए आ रहा है। और माज़ी के अंदर हम देखते हैं तो उनकी अमेरिका के साथ भी एक अलायंस रही है। एंड ड्यूरिंग वॉर ऑन टेरर वो अमेरिका की हेल्प करते रहे। अगेंस्ट तालिबान, अगेंस्ट तालिबान। क्योंकि शिया हजारा को तालिबान मार रहा था और उन शिया हजारों को बचाने के लिए ईरान ऑप्टेड टू हेल्प यूएसए ओवरथ्रो द तालिबान। और यूएसए के बोलने पे ही ईरान ने हामिद करजाई को सपोर्ट किया कि अच्छा, चलो इसे अब प्रेसिडेंट आप बनाओ। ये इसका पॉइंट नंबर 1 लीजिए। ईरान एंड अफगानिस्तान ऑलमोस्ट वेंट टू वॉर इन 1998 amid escalating tensions with Taliban. Iran massed to 20,000 troops on its 560-mile border with Afghanistan in 1998. अंदाजा लगाइए आप। ईरान हेल्प द यूनाइटेड स्टेट्स टू ओवरथ्रो तालिबान। ईरान हेल्प कर रहा है तालिबान को हटाने में अमेरिका की। ओवरथ्रो करवा रहा है उनकी गवर्नमेंट इन 2001। मेरे साहब, हाउ डू यू सी दिस? ये क्या है? सर वन द ये अमेरिकन कोई प्रेसिडेंट क्रिएटेड ये अ ब्लंडर सर, जॉर्ज बुश। पंजाबी च एक जुमला ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕਹੀਦਾ, ਉੱਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਖਾਈ ਜਾਓ ਵਿੱਚੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਓ। ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਈ ਜਾਓ ਉੱਤੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਓ। ਸੌਰੀ, ਉਲਟਾ ਬੋਲ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਈ ਜਾਓ ਉੱਤੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਓ। ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਰਲ ਕੇ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਉੱਤੋਂ ਉੱਤੋਂ, ਤੇ ਉਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਸਰ, ਨੇ। ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੇਨ 'ਚ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ऑन द यूएस ट्रूप्स एयरबेस इन कतर, ये कतर तो में, सॉरी। हाँ कतर में, तो कतर में तो फोन कर दिया था ना कि भैया गौरव को बता दो हम पॉइंट ए बी सी और डी पे बॉम्ब गिरा रहे हैं इतने बजे इतने टाइम पे। उन्हें बोल देना कि कोई बास्केटबॉल वॉलीबॉल या लॉन टेनिस खेलने ना निकले। ये हालत अच्छा, और अपने एयर दूसरी तरफ से डिफेंसेस न्यूज हमें एक्टिवेट ये कर देना। दूसरी तरफ से हमें न्यूज ये भी आई थी कि जी जिस वक्त ईरान के ऊपर अटैक होना था तो उनको पहले से इंफॉर्मेशन दे दी गई थी। सर मुझे इतना पता है कि एक और फनी फैक्ट है दैट मोसाद एम्प्लॉयड अफगान सिटीजन्स, illegal Afghans to spy for Mossad against Iran. And now Yep. there is mass expulsion of Afghan citizens who are illegally there in Iran. इन्हें हजारों की तादाद में ट्रकों में भर भर के बॉर्डर, ईरान अफगानिस्तान बॉर्डर पे लाके लिटरली गन पॉइंट पे बोला जा रहा है कि अब भाई निकल लो वापस वरना यहाँ पे मारे जाओ। तो सी द गेम सर। मुझे तो ट्रिपल एच का गाना याद आ जाता है, आई एम द गेम, और ट्रिपल एच की जगह यूएसए है जो पानी पी के अच्छा, ट्रम्प थूक रहा है। ये जो आर्टिकल है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर मतलब जवाद ज़रीफ कन्विंस द नॉर्दर्न अलायंस टू बैक हामिद कर रही। ठीक है, ईरान का सिंपल रोल नजर आता है इसके अंदर कि जी अमेरिका जिस बंदे को लाना चाहता था उसको ईरान सपोर्ट कर रहा था। फिर देन Karzai's chief of staff received bags of money from Iran. They are financing also. 7 लाख यूरोज जी सर। ईरान एवरी aided Taliban क्वार्टरली। attack। दूसरी तरफ ये है वो मतलब ईरान जो है वो एड भी कर रहा है तालिबान के ऊपर जो अटैक हो रहे हैं। ये बड़ा अजीबो-गरीब सा ड्रामा है जो समझ नहीं से सर, बाहर है। सर नहीं सर, मैं बताता हूँ। ये जो बेसिकली जब जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने स्टेटमेंट दी ना, एक्सेस ऑफ ईवल वाली स्पीच एंड ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम कॉल आउट किया, तब अली खमेनी ने यू टर्न मार लिया कि भैया अब दुश्मन को ही दोस्त बनाना पड़ेगा अमेरिका का, वरना अमेरिका खा जाएगा।
और उसका फोकस और अटेंशन पूरा ईरान पे जाएगा। तो to keep the Americans busy, Iranians opted to help the Taliban now, जिसके वो पहले खिलाफ थे, और फिर ईरान funded the Taliban to carry out attacks against US troops, but limited them so that not to provoke a attack on Iran by the Americans. So the main goal was to bleed the US within Afghanistan, to send US a message that if you continue to isolate us, or if you think about attacking Iran, then these are some of the levers that Iran can pull and push. Purely blackmail, sir. Pure blackmail. A captured Taliban commander claimed Iran offered him money to sabotage Afghanistan's water supply also. Yep. $50,000 he was offered कि आप कमल खान डैम को उड़ा दो निमरोज में, बाय द इरानियंस ओनली, ताकि यूएस फोर्सेस को भी कुछ ना मिले। तो वही है सर, ये इसका फायदा उठाया मोसाड ने, और अफगानियों को जी। ऑफर किए पैसे, और बोला कि भैया इनके एक एक कमांडर के घर तुम बर्तन धो, तुम बाथरूम साफ करो, तुम मुफ्त में इनके घर कपड़े धोते रहो, और हमें इंफॉर्मेशन देते रहो कि कौन कहाँ पे क्या कब कहाँ अच्छा, जा रहा है। इसके अंदर आप ये देखें, इंडिया इज ईरान क्लोजेस्ट अलाई टू अफगानिस्तान। मतलब इसमें इसमें इंडियन इन्वॉल्वमेंट भी रही है इस पूरे प्लान के अंदर। सर देखो, ऑन अफगानिस्तान टर्फ देयर आर ओनली 2 countries who were tolerated. एक तो सर देखो इंडिया, क्यों? बिकॉज इंडिया हेल्ड बिल their dams, their roads and their parliament building, which is like बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट। एंड उनकी पार्लियामेंट बिल्डिंग कोई साइंटिफिक स्ट्रक्चर तो है नहीं जहां से मिसाइलें लॉन्च होंगी। तो इट वाज लाइक अ जेस्चर फ्रॉम इंडिया कि वी विल गिव यू दिस। उसके बाद इरानियंस वर एंटरटेन्ड, क्योंकि हामिद करजाई को सपोर्ट मिला ईरान का, सो एज टू कीप दी तालिबान अवे। तो एक टाइम पे था कि ईरान वेंट टू बेड विद यूएसए कि तालिबान को रगड़ो। क्यों? क्योंकि अफगान हजारा शिया को तालिबान मार रहा है। फिर जब यूएस की एक्सिस ऑफ ईवल वाली स्पीच हुई, तो ईरान ने बोला तालिबान को, भाई अब तू और मैं भाई भाई अब इसको पेलते हैं, क्योंकि तेरा तो दुश्मन था ही, इसने मेरे खिलाफ गलत बोला, आई विल तो ऑल्सो समर, दुश्मनी कहाँ है? दुश्मनी नहीं, मान ही नहीं है। मतलब बाएं गाल पे थप्पड़ पड़ा, तुम दुश्मन, दाएं गाल पे थप्पड़ पड़ा, अच्छा नहीं, अब जिससे तूने मेरे बाएं गाल पे पहले मारा था वो भूल जा, अब तू मेरा दोस्त है, अब इसे मिलके मारते, क्योंकि मेरी राइट वाली गाल पे ज्यादा करारा थप्पड़ पड़ा है। अच्छा, तो होता बेसिकली ईरान इज डेस्परेट कि जो मर्जी कर लो, यूएसए को दूर रखो। व्हाई? बिकॉज यूएस इज द डायरेक्ट थ्रेट टू इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। समर, हम बात एंड करके इट निकल इज अ जाते हैं। कभी सपोर्टर कभी ऑफ लोग ये इजराइल। कहते हैं कि जी आपने सबूत कोई नहीं दिया, आप बात करके चले गए। तो डॉक्यूमेंट आई एम शेयरिंग। इसे देख लें, पेटेंट नंबर आपके सामने है, US 10130701B2 2018, November 20th 2018, United States Patent Bickerson LAI, the Peer Right Institute. Erica Bickerton Woking, investor Sarah, keep working, application number, सब कुछ, publications, it's all in the open, sir. It's all in Prior the publication.
ये है सर, वुहान वायरस की सारी स्टोरी यहाँ से शुरू हुआ है। दिस इज वेयर इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम। हमें हमारे घरों से कोई उठा तो नहीं लेगा सर? आपका पता नहीं, मैं जरूर उठ सकता हूँ। आई कैन बी पिक्ड अप फॉर इन्वेस्टिगेशन टिल फर्दर नोटिस। ये है सफर वो कहानी। अब आपको क्या लगता है कि डज अमेरिका रियली हैव द वे द सिचुएशन डोनाल्ड ट्रम्प have put this country in, economically especially, जहां इस वक्त बड़ी बड़ी कॉरपोरेशन जो हैं वो परेशान हैं। वॉलमार्ट जो अमेरिका की सबसे बड़ी कॉरपोरेशन है, they have issued a statement that they don't have a strategy Sir, money makes the that how to control the strategy. prices. They don't have the money, sir. Money makes the strategy. प्रॉब्लम पैसा है ही नहीं है, पैसा नहीं है कि सर। ये जो टैरिफ का गेम खेला जा रहा है इस वक्त, आपके और मेरे बीच में एक डिस्कशन हुई थी फोन के ऊपर। $16.48 का चावल रॉयल बासमती का पैकेट आता है। अगर 500% टैरिफ उसके ऊपर पड़ता है, जिसकी डोनाल्ड ट्रम्प साहब जो है वो अभी जो एक बिल पास किया है, क्या नाम है वो साउथ कैरोलिना के सेनेटर का, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, जिसमें 500% टैरिफ हर उस मुल्क के ऊपर 500% टैरिफ लगाया जाए जो रशिया से ऑयल खरीद रहा है। अगर 500% टैरिफ लगता है तो ये 20 पाउंड का चावल का पैकेट जो 10 किलो का थैला है सर, ये $98.75 के ऊपर पहुंच जाता है। जो ऑलमोस्ट बनता है $10 किलो। अब $10 किलो को अगर मैं इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करूं तो ये 850 860 समवेयर अराउंड देयर, अप्रोक्सीमेटली 850 रुपए ₹800-900 किलो चावल। इमेजिन। तो क्या पब्लिक अफोर्ड कर सकती है? अमेरिका का पॉवर्टी इंडेक्स जो है वो कहाँ पहुंचेगा, किसी को अंदाजा है? हमारे से तो ओवरटेक ही कर देगा इंडिया पाकिस्तान के पॉवर्टी क्या इंडेक्स लोग तो क्या आगे लोग अपनी निकलेगा। जिंदगी भी अफोर्ड कर पाएंगे? मैं अमेरिका में रहता हूं और मैं ये बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। American average salary is still around 36,000 a year, which is 3,000 a month. Taking the taxes out of it, you're barely left with what? 2,300 $. उसमें से $100 का चावल ही खरीद लेंगे अगर महीने भर के लिए, तो क्या सिर्फ चावल ही खाएंगे, कुछ और खाएंगे ही नहीं? वो वियतनाम वाले दिन आ जाएंगे सर। दे विल सर्वाइव ओनली ऑन राइस विद लेकिन समर, सॉल्ट। अभी कुछ दिन पहले जो है ना, अमेरिका के अंदर बड़ा शोर मचा हुआ था। कहना नहीं चाहता, मैं अंडे $18 दर्जन के ऊपर चले गए थे। $18 पर डजन फॉर एग। और बड़ी मुश्किलों से प्राइसेस कंट्रोल में आई हैं दोबारा। कभी स्टेपल इस डाइट है, मुल्क में मतलब ब्रेकफास्ट डेढ़ योर डे बिगिंस विद एग। $2 के दर्जन अंडे मिला करते थे, $18 पे चले गए। आज भी $2 पे वापस नहीं आए। इट्स स्टिल हबरिंग समवेयर अराउंड 450 $5 पर डजन। 50 सेंट का अंडा तो समझ में आता है, $1.5 का अंडा समझ में आता है लोगों से। अगर $18 दर्जन के ऊपर अंडे अफोर्ड नहीं हो रहे थे, तो मुझे ये बताइए, क्या $10 किलो के हिसाब से चावल अफोर्ड कर पाएंगे? नॉट प्रैक्टिकल। सर, द होल स्ट्रेटजी इज नॉट प्रैक्टिकल। इट्स नॉट अ प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी विद डोनाल्ड ट्रम्प हैव। इनको ये लग रहा था कि ये टैरिफ वाला गेम खेलेंगे, सारी दुनिया इनसे डर जाएगी, लोग अमेरिकन प्रोडक्ट इंपोर्ट करना शुरू कर देंगे, सारी दुनिया हेड एंड शोल्डर से सर्द होना शुरू कर देगी। ऐसा नहीं होता।
आज आपने जो टैरिफ लगाया पलट के एक मुल्क ने हिम्मत की है अभी? बाकी उसके बराबर में खड़े होने शुरू होंगे। ब्राज़ील ने काउंटर टैरिफ लगा दिया अमेरिका के ऊपर। ब्राज़ील। एक तरफ आप ये कह रहे हैं ईयू को कि आप हमसे हथियार खरीदें और उसके बाद आप जो है वो उसको भले आप यूक्रेन को दे दें, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। और पलट के अगले दिन आपने उनके ऊपर भी टैरिफ लगा दिए। तो वो आपसे क्यों खरीदेंगे? जर्मनी से खरीद के दे देंगे, फ्रांस से खरीद के दे देंगे। आपसे क्यों लेंगे? वो भी तो धंधा करने ही बैठे हैं ना। अकेला अमेरिका तो नहीं बैठा हुआ। ऑब्वियसली, यू आर राइट। अभी पिछले दिनों मतलब ये पिछले कई सालों के साल हो गए इसको, कई साल गुजर गए, तमाशा हमने देखा ऑकस की सबमरीन डील का। वो ऑस्ट्रेलिया वालों को कभी वो फ्रांस से डील तोड़वा के अमेरिका ले आए, फिर यहाँ से वो अमेरिका से उसको किक कर दिया कि जी बरतानिया आपको देगा, बरतानिया से किक हो गई वो डील, वापस जो है वो अमेरिका देगा। फिर वो करते कराते उसका कुछ नहीं हुआ। एट दी एंड दे आर बैक टू आई थिंक टू फ्रांस बाइंग सबमरीन फ्रॉम दैम। दोबारा उनके साथ डील करने बैठे हैं। और बीच में तो यहाँ तक चले गए थे कि हम अपनी सबमरीन भेज देते हैं, वी विल प्रोटेक्ट द वाटर। हमारा वर्ल्ड ऑर्डर इज डैमेज, इज सीरियसली डैमेज। मुझे मिडल ईस्ट के अंदर ये जंग खत्म होती नजर नहीं आ रही। सीज फायर नहीं होगा। नहीं होगा सर, बिकॉज़ ट्रम्प ये आई अभी जो है वो एक दौरा किया नेतन्याहू साहब ने और ट्रम्प साहब ने मुकम्मल खामोशी इख्तियार की। उन्होंने सारा हर सवाल का जवाब उन्होंने कहा नेतन्याहू जवाब देगा हर सवाल का। एंड ही केप्ट गिविंग द आंसर एंड आई सीन इट गोइंग टू दैट डायरेक्शन वेयर नेतन्याहू इज सेइंग ही इज गोइंग टू डू व्हाट ही इज गोइंग टू डू। देयर वाज नो सच थिंग एज सीज फायर इन होल स्टेटमेंट। जितने भी उसने जवाब दिए वहां बैठ के उसमें सीज फायर तो कहीं नहीं। तो मुझे तो सुकून होता नजर नहीं आ रहा और मुझे तो ये एक्चुअली लग रहा है कि अब ग्राउंड तैयार किया जा रहा है बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से 1941 के अंदर ग्राउंड तैयार किया गया था कि जंग लड़नी है तो फाइट द वॉर फॉर द वॉर, नॉट फॉर द मनी। एंड दैट्स व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग कि आप हमसे हथियार खरीदें, आप इसको दे दें, आप हमसे हथियार खरीदें, आप उसको दे दें। फाइट द वॉर फॉर द वॉर, नॉट फॉर द मनी। जिस तरह से 1941 के अंदर जापान अमेरिका को घसीट के ले गया था कि जंग लड़नी है तो फिर जंग लड़ो, पैसे ना बनाओ। उसी तरह से मुझे अब लग रहा है कि रशिया और चाइना का नेक्सस अमेरिका को घसीट के लेके जाएगा मिडल ईस्ट के अंदर कि जंग लड़नी है तो फिर जंग लड़ो। और सर मुझे याद आया वो फाइन यंग मैन की हमने बात की थी लास्ट टाइम वी वर टॉकिंग, अहमद अल-शारा, द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ सीरिया। ही इज सच अ फाइन यंग मैन। डोनाल्ड ट्रम्प साहब का जुमला है, बड़ा खूबसूरत जुमला। ही मेट उफ, प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू टुडे, आज। वो फाइन यंग मैन जस्ट गिव एन स्टेटमेंट लास्ट वीक के 1976 का या 74 का उसने रेफरेंस दिया है कि इसराइल हैव टू गो बैक टू दोज बॉर्डर फॉर अस टू हैव एनी काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मतलब वो गोलान की पहाड़ियां वाड़ियां सारे गोलान हाइट्स वाइट्स छोड़ छाड़ के नीचे उतरे आप पहले, देन वी विल टॉक। ईरान ये सॉरी इजराइल ने तो बोल दिया है ना, दे आर 40 किलोमीटर्स इनसाइड सीरिया Yeah, and he's saying एंड get out. दे आर 40 किलोमीटर्स इनसाइड सीरिया एंड दे हैव सिक्योर्ड द जोन जहां पे ड्रूज ट्राइब के लोग रहते हैं, विलेजेस, ड्रूज। So Druze is a Muslim tribe, which is a liberal Muslim tribe, which is opting to stay with Israel rather than in Syria because they are being ethnically cleansed or being killed by the Syrians. And they are, I think they are Muslims, but they are liberal Muslims, Arabs rather, the Druze community. Druze.
So this the audience can check and they will know how complex the situation is at the border of Syria and Israel. The Druze who call themselves Al-Muhaddin are an Arab esoteric religious group from West Asia who adhere to the Druze faith, an Abrahamic, monotheistic, and synthetic religion whose main tenets assert the unity of God, reincarnation, and the eternity of the soul. The languages spoken by the people of Druze are Arabic, French, English, Hebrew, and Spanish. There are 25,000 Druze in Canada, in Mhm. Germany 10,000, in Israel 1,19,000, Jordan 20,000, Lebanon 2,50,000 Druze, and in Syria 6,24,000 Druze before 2011. अच्छा, इसमें एक चीज़ और कनेक्ट कर लीजिए, जिसे हम भूल रहे हैं। ये जिस वक़्त बशर अल असद की हुकूमत का ख़ात्मा हुआ था, इसकी प्रेसिडेंसी ख़त्म हुई थी और अहमद अल-शरा ने टेक ओवर किया था। उस वक़्त का इसराइल का एक स्टेटमेंट है और वो बड़ा अजीब-ओ-गरीब सा स्टेटमेंट है। उन्होंने ये कहा था कि हम कुर्दों का कत्लेआम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वी आर स्टैंडिंग विद द कुर्द। याद आया सफर साहब आपको? ये एंड सारे वो और कल इश्यूज़ ही हैं। कल सरेंडर हुआ है ना सर, ऑफिशियल सरेंडर ऑफ द हाँ। कुर्ड्स टू द टर्क्स। इन टर्की वाली हाँ, साइड ने पीकेके ने टर्की सरेंडर वाली कर दिया अगेंस्ट टर्की। वो टर्की से नहीं लड़ेंगे, मगर अफगानिस्तान और सीरिया से, मतलब अफगानिस्तान के सॉरी, इराक, ईरान ईरान और सीरिया से वो लड़ेंगे अभी। लड़ें। उनसे उनकी लड़ाई थी खत्म हुई। अब अंदाजा ये कहीं आपको अमन नजर आ रहा है इन सारी चीजों के अंदर? एक ओटोमन एम्पायर को स्प्रेड करने में सफल ही सर। नॉर्थ सीरिया हैज बीन इन्वेडेड बाय द टर्किश आर्मी. It is being occupied by the Turkish army, and Turkey has negotiated a very big deal with the Kurdish military commanders that if you surrender, we will include you as part of Turkey, and then we take over the north of Syria also. So basically, Kurdistan is now gone from the hands of Syrians on the behest of the Turkish. तो ओटोमन एम्पायर का डोमिनेंस इन नॉर्थ सीरिया इज वेरी प्रोमिनेंट, विच रशिया इज नॉट लाइकिंग, इजराइल इज नॉट लाइकिंग, because Erdogan has passed many comments regarding Netanyahu and the Israeli government, which is very derogatory and very aggressive statement. नहीं, वो And सारे स्टेटमेंट्स उसके अपनी जगह। उसके दामाद ने इसराइलियों के साथ बिजनेस करना छोड़ दिया। वो तो अभी भी कर रहा है। नहीं, the बेकार कंपनी इज नॉट इन डील. आई डोंट नो, आई मीन अजरबैजान में तो दोस्त है दोनों. अजरबैजान में दोनों दोस्त है। दोस्त है दामाद जो है वो उनके साथ बिजनेस कर रहा है। इसराइलियों के साथ दामाद तो वैसे मिलके. जो है वो, हाँ, दामाद तो जो है वैसे वो बिजनेस उनके साथ भी करता रहा है। आईएसआईएस के साथ भी बिजनेस करता रहा है। जिस वक्त वो मूसल उनके कब्जे में था, उनसे तेल खरीदता रहा है वो, और वो तेल खरीद के पूरे यूरोप को बेचता रहा वो ऑयल। ये भी तो क्या वो उर्दगान के दामाद ने किया काम। तो जिस वक्त ये सारी की सारी आईएसआईएस को पनाह दी हुई थी, जो लड़ रही थी इसके अगेंस्ट, तहरीर शाम जिसे कहते हैं, ये बेसिकली आईएसआईएस का ही विंग है, दाइश का एक विंग है। ये जब लड़ रहे थे बशर अल असद के अगेंस्ट, और उसके बाद जब वो लड़ाई खत्म हुई थी और वो ये सारे भागे थे वहां से निकल के रशिया के आने के बाद, तो टर्की ने पनाह दी थी ना। तो वैसे एस 400 जो है वो टर्की रशिया से जाके खरीदता है।
अब सर, this is interesting. While Baykar, the Turkish drone manufacturer, has a strong relationship with Azerbaijan, Yeah. particularly regarding the use of Bayraktar TB2 drones in 2020 in the Nagorno-Karabakh war. There Yep. is no direct evidence of collaboration between Baykar and Israel companies in Azerbaijan. Azerbaijan does have a close strategic partnership with Israel, including the defense sector, but this is a separate relationship. Mm-hmm. Why is it a separate relationship? जब बेकार अजरबैजान में, इजराइल कंपनी अजरबैजान में आप दोनों एक ही बंदे को हथियार दे रहे हो और लड़ो, तो आप दोनों के कंट्री के ऑफिशियल्स और इंस्ट्रक्टर्स वहीं पे होंगे, तो व्हाई विल यू नॉट हैव अ डिसेंट रिलेशनशिप विद समर हियर इज द डिफरेंस। ये जो डिफरेंस आप और मैं क्रिएट कर रहे हैं ना इस वक्त यहाँ बैठ के, इन कॉम्प्लेक्सिटीज को हम देख रहे हैं और हम डाइसेक्ट कर रहे हैं। आम आदमी इसे नहीं करता। आम आदमी ये देखता है, वो उस मुल्क का प्रेसिडेंट आया था, उसने मेरे मुल्क, वो मेरा बहुत अच्छा, वो ये मेरे मुल्क जो है ना, वो हम दोनों आपस में दोस्त हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट हम जा नहीं सकते। आपको इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स किस तरह से यहाँ पे मिंगल होते हुए नजर आ रहे हैं। जिस वक्त हम सिर्फ और सिर्फ अगर अजरबैजान आर्मीनिया की निगोर्नो काराबाग की जो वॉर है उसको अगर हम देखें, तो आपको नजर आता है कौन किसके साथ खड़ा हुआ था। अजरबैजान की हेल्प जो है वो इसराइल भी कर रहा था, टर्की भी कर रहा था, पाकिस्तान भी कर रहा था, तीनों मुल्क अजरबैजान में घुसे हुए थे। दूसरी साइड पे आर्मीनिया है। आर्मीनिया में कौन कौन इन्वॉल्व हुआ था? आर्मीनिया में समवॉट इंडिया टू सम हाँ, एक्सटेंट, उस टाइम पे नहीं, जब लड़ाई लगी थी तब वी वर नॉट। एक और मुल्क है, एक और मुल्क है, नाम ले जरा। ये रशिया नहीं नहीं, इसके अलावा एक तीसरा मुल्क है। वाज हेल्पिंग आर्मीनिया। हम्म। यूएसए ही हो सकता है, नहीं यूएसए भी ईरान नहीं। किसकी साइड पे था? ईरान वाज विद अजरबैजान। वो हेलीकॉप्टर भी तो क्रैश हुआ था ना सर। जो प्रेसिडेंट ऑफ ईरान, ही हैड गॉन टू इनॉग्रेट अ डैम, वो अजरबैजान से तो वापस आ रहे जब क्रैश हो गया। तो बेसिकली दे हैड अ डिसेंट काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप, अजरबैजान एंड ईरान। एंड एक और चीज है सर, टर्किश डिफेंस फर्म बरियक्तर ओके विद को स्पॉन्सरिंग इजरायली फर्म। अच्छा, तो आपको पता है रिस्पॉन्डिंग कि टू, ये इसराइल और अजरबैजान का क्या असल में इनका ताल्लुक क्या है? ये वो जो यूक्रेन ड्रोन, की लड़ाई को लेके हुआ है सर। नहीं 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 नहीं, अजरबैजान ने जो ड्रोन दिए थे इस पूरी वॉर के अंदर, जो बिटवीन इन दोनों के बीच में हुई, आर्मीनिया टर्की और ने दिए थे अजरबैजान के बीच में, अजरबैजान को। इसराइल ने भी ड्रोन दिए थे। हाँ, इजराइल एंड टर्की बोथ गिव टू अजरबैजान अगेंस्ट आर्मीनिया। इसकी पेमेंट कैसे हुई थी? ऑयल। अजरबैजान है ऑयल। ऑयल। इसराइल बाइज देयर ऑयल फ्रॉम अजरबैजान और सम पार्ट ऑफ देयर कंजप्शन कम्स फ्रॉम अजरबैजान। उनसे तेल खरीदते हैं। साहब, सी हाउ इंटरट्वाइंड दिस ऑल इज। और पाकिस्तान में जरा सा कुछ हो जाए, मतलब वहां आप इसराइल के साथ बैठे हुए थे अजरबैजान के अंदर, और जरा सा यहाँ कुछ हो जाए, इसराइल ने साजिश कर दी, इसराइल ने साजिश कर दी, क्या क्या है ये? फिर ये उत्तों रौला पाना की गल है ना। कि अपनी अपनी जनता को बेवकूफ बनाए जाओ, रौला डालते रहो, पीछे सारे एक है, किसी की कोई लड़ाई नहीं आपस में। जो सर 5th अजरबैजान इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन हुई थी ना अजरबैजान में, द 5th इंटरनेशनल डिफेंस एक्सपो, उसमें द मेन कंपनीज इन अजरबैजान वर टर्की, इजराइल एंड कतर बेस्ड। मतलब इस लेवल पे कोलैबोरेशन चल रही है, दैट जी। बेकार को स्पॉन्सर
is IAI, Israel Aerospace Industry. ये हैंड इन ग्लव हो गए हैं टर्की एंड इजराइल। और स्टेटमेंट तैयब एर्दोगान साहब कैसे देते हैं, जबरदस्त जबरदस्त ना, अपनी आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए, क्योंकि लोगों को भी तो फुद्दू लगाना है ना सर, वोट तो लोगों ने देना है, तो वोट लेने के लिए फुद्दू लगाना जरूरी है। आवाम का फुद्दू बनाओ, अपना फुद्दू लगाओ और बस चलते रहो पर कब तक सर? forever and a day. That's how it is gonna go. I don't see it stopping anytime soon. मतलब But ये जो पूरा सर मिडिल ईस्ट का इस वक्त सिनेरियो बन रहा है, आई मीन आई सी अ वेरी बिग वॉर कमिंग, बहुत बड़ी जंग में देखा। बैटल ग्राउंड कौन सा होगा सर? इट विल प्रॉब्ली बी सीरिया एंड इराक अगेन। सीरिया, इराक, ईरान। इराक नहीं सर, इराक आई डाउट, but most of the militia in Iraq are supported by Iran only, या backed by तो Iran. इट विल बी सीरिया एंड इराक, सीरिया क्योंकि का कुछ दूसरी तरफ बचा ही आपके नहीं है सर। सर, there is nothing left to destroy in Syria. It is finished. The country is over. हाँ मुझे पता है, मगर लड़ाई तो होगी ना, तभी लड़ाई लड़ने के लिए तो जगह MSB चाहिए ना, ने उसको खाली करवाया गया। MBS ने मोहम्मद बिन सलमान ने MBS ने जबरदस्ती प्रेसिडेंट ट्रंप को मिलवाया सीरिया के ये जो हेड ऑफ द स्टेट है। समर, जिस चीज को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, उसे थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें। देखें, लड़ने के लिए जगह चाहिए होती है। अगर उस मुल्क के अंदर या उस जो पीस ऑफ लैंड है उसके ऊपर अगर कोई गवर्नमेंट बैठी हुई हो ना, जिस गवर्नमेंट की एक आर्मी हो, जिस गवर्नमेंट की एक एयरफोर्स हो, वहां लड़ाई हो नहीं सकती, क्योंकि वो गवर्नमेंट फिर इंटरफेयर करती है। इसीलिए हमने देखा कि जैसे ही बशर अल असद जो है वो एग्जिट करता है सीरिया को, इमीडिएटली इसराइल एयर कैंपेन शुरू करता है और पूरी सीरियन एयरफोर्स को खत्म कर दिया जाता है। इमीडिएटली दे डिस्ट्रॉयड इट विद इन 2 डेज। सारी एयर बेसिस तबाह कर दी उन्होंने, कि एयरफोर्स नाम की कोई चीज रहे ही ना उनको रिटेलिएट करने के लिए। The Russians were handicapped. उनके एयर Yeah. बेसिस वर लाइक Then the Russians leave. रशिया वहां से उठ के चला गया, दे evacuated. सेम वे जिस तरह से अमेरिका अफगानिस्तान से evacuate कर गया था विद इन डेज, उसी तरह रशिया ने evacuate किया। अब आपको चाहिए दो लड़ने वाली पार्टियां, वो लड़ने वाली पार्टी जो है वो एक इसराइल है, उसके साथ अमेरिका है, दूसरी तरफ से ईरान बैक टर्की भी मलेशियाज है, हैं। टर्की जी, भी है। दूसरी तरफ से ईरान बैक मलेशियाज हैं जो इराक के अंदर, लबनान के अंदर, मतलब हिजबुल्लाह दोबारा सर उठा रही है। हिजबुल्लाह, हाँ, वो हिजबुल्लाह, सबको लग रहा था खत्म हो हुती, गई, दे आर बैक। हाँ, हुतीज हैं। तो ये सारी फोर्सेस जो है वो ईरान बैक फोर्सेस हैं, और शिया। इन सबको कोई ना कोई एक कॉमन ग्राउंड चाहिए जहां इन्होंने पहुंचना है, और वो माहौल जानबूझ के वो माहौल बनाया जा रहा बनाया है इस जा रहा वक्त। है। सीरिया के अंदर वो माहौल तैयार किया जा रहा है कि जो आपके अहले तशी हैं उनके जज्बात को उनके जज्बात हर्ट हों और वो वहां लड़ाई शुरू करें। जिस तरह से वो चंद एक मज़ारात को नुकसान पहुंचाया गया बाय द अहमद अल शरा फोर्सेस, तो वो जज्बात उनके हर्ट हुए और उन्होंने लड़ना है इसके ऊपर। एक तरफ से अमेरिका होगा, इसराइल होगा, ये थोड़ी बहुत जो इस वक्त बैठी हुई है हुकूमत के अंदर अहमद अल शरा और उसके साथ जो चंद लोग हैं, ये सब इकट्ठे होंगे। दूसरी तरफ से ईरान होगा, और ईरान को बैक करेगा रशिया और चाइना। बैटल ग्राउंड तैयार हो रहा था। This is where the fight is going to take place, and it's going to be a big war. But sir, I think it's very unlikely for Syria to initiate a war with Iraq or Iran, क्योंकि सर वो पहले ही it's a devastated country, उसके पास कुछ नहीं है। It has no planning, no resources, nothing. It has only defenses. It cannot invade. अच्छा, मुझे आप एक बात बताएं, अगर उसके पास कुछ नहीं है तो उसने किस बेसिस के ऊपर ये जो पिछले हफ्ते उसने ये कहा है कि जी वो गोलान हाइट्स को छोड़े, इसराइल नीचे उतरे, तो फिर बात हो सकती है। ऑन व्हाट बेसिस? On the basis for his own survival in Syria, उसे ये statement दे दी, but
आफ्टर मीटिंग विद नेतन्याहू ने उसे ठंडा कर दिया कि भैया यू कैरी ऑन विद दिस रैंट, इट्स ओके, इसके आगे कुछ मत बोलना, ना हरकत करना, हम अपनी जगह पे बैठे रहेंगे, एंड ऑफ स्टोरी। सर ये आई टेल यू, ये जो ब्रीड है ना पॉलिटिशियन, दिस ब्रीड, इट इज अ ब्रीड बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन ऑफ अ कॉमन मैन। मुझे अच्छा, अहमद अंशारा पॉलिटिशियन बन गया अब? कौन सर? हाँ अहमद अंशारा, हाँ, जुलानी साहब जो है वो पॉलिटिशियन बन गए। पॉलिटिशियन बन गए हैं। पहले उनके सर पे इनाम था, अब वो मंत्री बन गए हैं। ही हैज अ गुड रेपुटेशन, ही हैज मेट द किंग ऑफ सऊदी अरेबिया। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग यंग फाइन मैन। यस, द मोस्ट पावरफुल ओवरनाइट। मतलब जिसके कुछ घंटे पहले वांटेड था टू बी किल्ड, वांटेड डेड और अलाइव, $5 million। सडनली बिकम्स द, आई मीन आप देखो सर, इसकी किस्मत और तारे कैसे होंगे। मतलब एस्ट्रोलॉजी भी थोड़ी शॉक में चली जाएगी जब इसके तारे और सब कुछ कैलकुलेट करेंगे ना कि भैया ये कौन सी किस्मत लेके आया है, जो मरते मतलब मरते हैं वो बिकेम बात वही आ रूलर ऑफ गई अ ना कंट्री। कि किसी का दहशतगर्द और किसी का वो हथियार। हाँ, पपेट। तो एक लड़ाई तो होनी है, समर आई सी इट कमिंग, मगर इसके बाद अब वर्ल्ड ऑर्डर में कौन सी चेंजेस होते हुए देख रहे हैं? चाइना विल कम अहेड, एंड मैं आपको बता रहा हूं सर, चाइना विल टेक ओवर ताइवान विद इन अ मैटर ऑफ 72 आवर्स ओनली। मे बी 72 मिनट्स ओनली। आई डोंट नो सर। यार आपने वो परसों एक्सरसाइज देखी? सी और डी ब्लॉक के पुराने सड़े हुए F-16 है उनके पास, आपको पता ही है। ये कैन दे ताइवान के इवन पास? सर्वाइव अ J-35? ताइवान के पास कैन दे इवन सर्वाइव अ J-35, अ स्टेल्थ ड्रोन और अ स्टेल्थ फाइटर? चाइना के पास तो दोनों ही है, स्टेल्थ ड्रोन भी है, स्टेल्थ फाइटर भी है। वो लड़ पाएंगे वो? मे बी 72 मिनट्स ओनली। क्योंकि जिस दिन ये होना है ना, मैं आपको बता दूं, दुनिया में कोई ताइवान के साथ कोई भी नहीं खड़ा हुआ होगा। बातें करने वाले बहुत होंगे, उनके साथ खड़े होने वाला कोई नहीं होगा। सर मैं आपको एक बात बताऊं, लेट्स बी वेरी प्रैक्टिकल। जब आप बॉक्सिंग मैच देखने जाते हो ना, स्पेशली जब माइक टाइसन होता है, तो 99% ऑडियंस को पता होता है कि किस पे सट्टा लगाना है और किस पे सट्टा नहीं लगाना है। सो आई नो। इट इज लाइक चाइना इज द माइक टाइसन हेडिंग टुवर्ड्स ताइवान। तो वो कोई बेवकूफ बंदा ही होएगा जो चाइना के खिलाफ दाव लगाएगा। और yesterday there has been a news where USA has sought confirmation from Japan and Australia regarding their status if US goes to war to protect Taiwan. तो जापान एंड ऑस्ट्रेलिया से, यार कभी कभी ये जो स्टेटमेंट्स होती हैं ना, वो कहते हैं ना, गजब किया तेरे वादे पे एतबार किया। 1970 में पाकिस्तान को बुलारा दिया था, 7वां बैरी बेड़ा आ रहा है सर, वो पहुंचा ही नहीं कभी। सर मैं आई विल जस्ट रीड दिस आउट। US demands to know what allies would do in event of war over Taiwan। मतलब आप ये देखो कि यूएस को पता ही नहीं है कि उसके आज की तारीख में जो क्वाड है, उन्हें स्टेटस ही नहीं मालूम है कि जापान और ऑस्ट्रेलिया करेंगे क्या। ये क्वाड है। ये So क्वाड है। Trump administration says it is trying to prevent war but raises eyebrows by calling for commitments from Australia and Japan। मतलब ऑस्ट्रेलिया एंड जापान कुछ हद तक झिझक रहे हैं to openly go against China।
Yep. So the Pentagon is pressing Japan and Australia to make clear what role they will play if US and China went to war over Taiwan in an effort that has frustrated the two important American allies in the Indo-Pacific. समर इसी क्वाड का हिस्सा इंडिया भी नहीं है? हम हैं, we are part of Quad, So what but what role California. what role India would play? That's my question now. अब सर देखो, प्राइम मिनिस्टर मोदी सबसे बड़ा जी, लैंड बॉर्डर तो आपके साथ ही है ना सर? हाँ, बट सी मोदी जी इज अ प्योर बिजनेसमैन. What is there in it for me? नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि मोदी जी जो है वो अमेरिका को धोखा दे देंगे? धोखा नहीं देंगे सर, आप समझ नहीं. What is there in it for me? इंडिया कह रहा है कि चल तेरी साइड ले भी ली, तू हमारा फायदा बता दे कहां पे होने वाला है. सानू की देना? सर देखो, एंड ऑफ द डे नेबर्स विल नेवर चेंज. वी हैव टू कोएग्जिस्ट. वी हैव टू नेबर्स विल नेवर चेंज एंड नेचर्स विल नेवर चेंज. और ये चाइना की नेचर है कि उसका हर मुल्क के साथ, दुनिया कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसका उसके साथ बॉर्डर लगता हो और उसका बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट ना हो. हाँ नहीं सर देखो, एज पर सुनजूज आर्ट ऑफ वॉर, he has very distinctively said that to maintain an overall dominance psychologically over the enemy, never close your disputes, keep them open-ended, but also maintain a friendly, cordial relationship. It is called dog diplomacy. कि कुत्ते को पलोसते रहो जब तक अच्छा पत्थर ना हाथ में आ जाए. मतलब आप वही वाली बात कर रहे हैं जो मैं अक्सर कहता हूँ ना कि कंट्रोल केओस वाली एक थ्योरी है कि जब तक मिडिल ईस्ट में कंट्रोल केओस रहेगा, जब तक अमेरिका अपने वेपन्स बेचता रहेगा उनको. Sir, end of the day, anyone related to the weapon industry, which includes me also, I am part of it. War is condemnable. There should be no wars, but it is a law of nature that if peace exists, there will be disagreements also. Humans were created with a conflict in themselves, so how come there could be no war? There will always There be a will war. be war. There It's a will part be. of human nature. Yes. We can't change it. चलिए समर, it was a good discussion. Hopefully जो हमारे दोस्त हमें सुनते हैं उनकी समझ में कुछ आएगा ये कितनी कॉम्प्लेक्स दुनिया है. मैं आपसे एक सवाल करना और यहाँ कुछ भी इतना सिंपल नहीं है. नहीं, I want to ask a question that in case China plans to take over Taiwan, which it will, what if Japan and Australia do not come out in a strong support for US because nobody wants to get entangled? What are your views that I know this will be the third world war, the actual one, because China is a potent and a clear danger and threat to US. देखिए ये होगा and I know that ये होगा, मगर I don't see it happening before the Middle East conflict. No, but when it happens, I strongly feel that India will take a stance of not interfering, number one, and not taking sides. Because we have to mutually respect China's mindset to a certain extent, not to interfere in its business. But we have already signed a treaty with US and UK armies that if they happen to go to any military action within Asia, India will provide logistical and supply chain management support. So indirectly, India is already helping the Americans and the British. As you would have seen the visuals that the great F-35 was in Kerala.
enjoying the weather, open in the airport. So they were welcomed with open arms, ले गए and that वापस was कि अभी खड़ा हुई है वहां पे? अभी भी खड़ा है सर, पर इस बार हैंगर के अंदर रख दिया उन्होंने, एंड दे आर कन्विंस्ड कि हैंगर में भी सीसीटीवी या कैमरा नहीं है, and they are now proceeding in opening the aircraft and repairing the electronics. So this was the aircraft which they were actually trying to sell to India. So I don't have much to say, sir. If they say Chinese equipment is defunct after F-35B and its condition in Kerala, they are still not able to figure out problem क्या है. So I think it's a देखिए matter समर, of मैं इस पे great. अपना कंक्लूजन देता हूँ। Sir, गुफ्तगू काफी लंबी हो गई, वी आर ओवर एन आवर नाउ। sir, ये जैसे एक बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट की मैं बात कर रहा हूँ कि मिडल ईस्ट के अंदर ये कॉन्फ्लिक्ट अभी रिजॉल्व नहीं होगा, और बेसिकली मैंने अर्लियर ये कहा भी था कि 1941 रिपीट हो सकता है, बिल्कुल उस तरह से जैसा जापान ड्रैग्ड अमेरिका इनटू वॉर। Chinese and Russian nexus can actually drag America directly into this war. इसका नतीजा क्या निकलेगा? मोर देन 30 ट्रिलियन का डेट है अमेरिका के ऊपर, 30 ट्रिलियन से ज्यादा का कर्जदार है। it will be Let's wiped take out. it, let's just take it serious. अमेरिका कब तक और कहां तक डॉलर प्रिंट करके अपनी इन्फ्लेशन बढ़ा के कर्जे लेके सर्वाइव कर सकता है? अमेरिका इज प्रैक्टिकली गोइंग टू गो बैंकरप्ट। अगर तो अमेरिका को इस मिडल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट के अंदर इसराइल ने घसीट लिया, जो कि वो कई दफा कोशिश कर चुका है, और ईरान पे जो अटैक हुआ, जो बॉम्बिंग हुई, इट वाज अ पार्ट ऑफ इट। इट वाज अ पार्ट ऑफ इट। वी ऑलमोस्ट वेंट टू वॉर एंड देन डोनाल्ड ट्रम्प समहाउ मैजिकली पुल्ड इट बैक। नो, नहीं करता मैं ये जंग। अमेरिका ने इस जंग में जाना ही जाना है। Either they like it or they don't like it, they will be dragged into this war, and that will Matter of time. basically financially bankrupt them. अमेरिका फाइनेंशियली तबाह हो जाएगा। ये जो आप इसकी बात कर रहे हो ना कि इन्होंने ताइवान को टेक ओवर करना है, ये इससे पहले नहीं होगा। ये अमेरिका को फाइनेंशियली टोटली ब्लीड करके उसके बाद इन्होंने ये हरकत करनी है। दे विल डू इट जब उन्हें ये पता होगा हमें रेजिस्टेंस कहीं से आनी नहीं है, अब कोई है ही नहीं जो खड़ा हो सके हमारे आगे। शोर मचा सकती है दुनिया, कर कुछ नहीं सकती। दैट्स व्हेन दे विल डू, and it will be a matter of 72 minutes, not even 72 hours. It will be a matter of 72 minutes. I'm not even joking anymore. 72 मिनट के अंदर अंदर या उससे कम अरसे में, उससे भी कम वक्त में they will take over that. अभी ये 3-6 महीने पहले की बात है, उन्होंने सराउंड कर लिया था पूरे ताइवान को, शिप्स डिप्लॉय किए थे। ताइवान वालों के लिए समंदर में डूबने की भी जगह नहीं थी। वो अगर समंदर में छलांग भी मारते ना तो वहां से भी नेवी ने उनकी पकड़ के निकालना था, जमीन पर वापस आओ, ऊपर ही गोली खाओगे, डूब के नहीं मारने देंगे तुम्हें। In China And as then they well. have carriers. Yes. And then they have carriers which they can deploy the air force from. Surround them, deploy the air force, destroy the airfield. वो सड़े हुए C&D ब्लॉक F-16 जो है वो उनको जमीन पे खत्म कर दिया जाएगा। सर अब वो चले गए, बहुत दूर चले गए। दे आर वे बियॉन्ड। एक नया रडार अभी उन्होंने टेस्ट किया था। आई थिंक आई शेयर द न्यूज विद यू a couple of days ago. Egypt is also 1000 deployed. 1000 किलोमीटर। Yes. और ये मतलब उनके फाइटर जेट के ऊपर लग रहा है, J-36 के ऊपर 1000 किलोमीटर की उस रडार की रेंज है। So they will definitely build, if they are building a radar, they're going to build long range missiles for their planes too, to be deployed at least 500-600 kilometers, 800 kilometers. ये तो बनाएंगे ना वो। तो वो तो अभी F-16 जमीन से भी नहीं उड़ेगा, तो वो खत्म हो जाएगा जमीन के ऊपर। They will end it. ये 1 घंटे की स्टोरी है सर, 72 मिनट मैक्सिमम। Taiwan will be gone and there will be no resistance against it. That's how I see it.
अब मेरी बातों से अगर किसी को ज़िक पहुँचती है, किसी को बुरा लगता है, तकलीफ़ होती है, देयर इज़ नथिंग आई कैन डू। रियल वर्ल्ड इज़ डिफरेंट एंड इट्स वे डिफरेंट। एंड अनफॉर्चुनेटली फॉर मी एंड समर वी हैव टू लिव इन द रियल वर्ल्ड। हम ख्वाबों ख्यालों की दुनिया में रहने वाले लोग नहीं हैं, रह नहीं सकते। मजबूरी है हमारी। तो समर इसको कंक्लूड करते हैं। मुल्कों के बीच में लव अफेयर नहीं होते, कंट्रीज के बीच में लव अफेयर नहीं होते, मफादात की दोस्तियां होती हैं। और एक आम आदमी जो है वो उन मफादात की दोस्ती को ये समझता है कि देयर इज अ लव अफेयर गोइंग ऑन, मगर ऐसा कभी भी नहीं होता। और अगर इसकी प्राइम एग्जांपल किसी ने देखनी है तो इसकी प्राइम एग्जांपल लास्ट वीक आई, जब रशिया ने ईरान को SU-35 तैयारे देने की बात की, मगर इंडिया क्या TU-168 उन्होंने डिले कर दी। उन्होंने कहा हम जंग में हैं, इस वक्त हम आपको दे नहीं, वी आर एट वॉर। So at the end of the day, there are no love affairs between countries. It's just a give and take business. पैसा पैसा It's a give and take business. And as long as you are useful, you are a friend. The day you are not useful, you become an enemy. और ये तारीख में हमने तालिबान के साथ भी होते देखा कि जब USSR के अगेंस्ट ज़रूरत थी तो तालिबान दोस्त थे, जब वो ज़रूरत ख़त्म हो गई तो तालिबान दुश्मन थे। जब इराक का बेड़ा गर्क करना था तो ISIS जो है वो दुश्मन थी। जब बशर अल असद की हुकूमत गिरानी थी तो ISIS दुश्मन थी, मगर जब बशर अल असद चला गया तो ISIS दोस्त बन गई। इन अल्फाज के साथ इजाज़त लूँगा टिल द नेक्स्ट प्रोग्राम। जब तक के लिए बशर्ते ज़िंदगी। थैंक यू एंड गुड बाय।